हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो टेस्टिस होती हैं। उसके बाद कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं लाइक एपिडिडाइमस, कॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये, जो लगभग 6 मीटर तक लंबा होता है। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ये हेल्पिंग ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद कुछ डक्ट्स होती हैं, वास्ट डिफरेंस, जो स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करती हैं। यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो स्पर्म को बॉडी से बाहर इजैकुलेट करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ा था हमने टेस्टिस का, और हमने देखा था कि जो टेस्टिस होती है 2 लेयर से घिरी हुई होती है। बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं और अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको ट्यूनिका एल्बुजिना बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन इन फोल्ड्स बनाती है, ये देख रहे हैं आप, ये अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है और इसके मुड़ने से ये चैम्बर्स बनते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं सेप्टम्स बनते हैं। ठीक है, ये चैम्बर्स बनते हैं और ये चैम्बर्स लगभग होते हैं 200 से 300। ये चैम्बर्स कितने होते हैं? 200 से 300 चैम्बर्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, और एक चैम्बर के अंदर 1 से लेकर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इन चैम्बर से निकलती हैं जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये स्ट्रेट हो जाती हैं और स्ट्रेट होकर एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती हैं, जालीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रेटे टेस्टिस के बारे में, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज रेटे टेस्टिस। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे निकलकर इन सेप्टम से स्ट्रेट हो जाती हैं और एक जालीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसको हम रेटे टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ये रेटे टेस्टिस आगे छोटी छोटी नलिकाओं या डक्ट्स में खुलती हैं, जिसको हम वास इफ्रेंशिया बोलते हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर ये अभी टेस्टिस के अंदर है, ऊपर से ये दिखाई नहीं देता है जब तक हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका नहीं काटेंगे। जैसे वास इफ्रेंशिया भी इसी के अंदर रहेगी। ये वास इफ्रेंशिया जो ये डक्ट्स हैं, कई सारी जो आपको डक्ट्स दिख रही हैं, ये किसके अंदर खुलती हैं? ये एपिडिडाइमस में खुलती हैं। और एपिडिडाइमस जो होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और आगे से देखने में नहीं दिखेगा, होता है टेस्टिस के बाहर है, लेकिन ये पीछे बैक साइड में होता है इसके। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। इसके बाद हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस पढ़ा था। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस में हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो 2 तरीके की सेल्स बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती हैं। इसमें जो ज्यादा नंबर में है ये सेल्स, जो क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम जर्म सेल्स बोलते हैं, और ये जो कॉनिकल शेप में स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये जो जर्म सेल्स होती हैं ये ही माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं और इस स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम सर्टोली सेल्स का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्टोली सेल्स का फंक्शन पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन में ये आता है। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं नरिशमेंट किसको? स्पर्म को, और इनको हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, ये यही सेम स्ट्रक्चर, क्यूबॉइडल सेल्स, सर्टोली सेल्स, और यहाँ पे कई बार हम डिवीजन भी दिखा सकते हैं कि डिवीजन हो रहा है और स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। अभी डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स है यहाँ पे कुछ, इनको हम लेडिंग सेल्स कहते हैं, जो बाहर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है, अगर हम यहाँ देखें तो ये जो स्पेस है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज होता है, इसमें मिलती हैं लेडिंग सेल्स, और इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना, जो हमारे मेल बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ठीक है, जैसे आवाज का भारी होना या दाढ़ी मूंछ खाना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन का काम होता है, जो लेडिंग सेल्स दिखाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेडिंग सेल्स क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन, या इसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, हार्मोन का सीक्रेशन करती है। क्लियर? तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम थोड़ा देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या क्या है और किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो हमें पता है कि टेस्टिस जो होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉडी से बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, इनक्लोज्ड होती हैं, जिसको हम स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक बोलते हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन का काम है उसके लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्यों होती है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस स्क्रोटम सैक के अंदर? क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं, उसके लिए हमें बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है।
क्लियर। तो ये टेस्टीज ओवल स्ट्रक्चर है, टेस्टीज हैं, और जो टेस्टीज जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं, ये रेड कलर की जो दिख रही है आपको, ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं हम इसको, एपीडिडाइमिस। लगभग 6 मीटर लंबा होता है ये, इसलिए इसको कॉइल्ड, क्योंकि छोटी सी जगह में इसको अरेंज होना है ये, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होता है। इसी के अंदर स्पर्म मैच्योरेशन की प्रोसेस होती है। इतना लंबा पाथ है, जब स्पर्म बन रहा है वो मैच्योर स्टेट में नहीं है, और इसी के अंदर जाके वो क्या कर रहा है, अपना मैच्योरेशन कर रहा है। फिर ये एपीडिडाइमस एक दूसरी नलिका में खुलती है, दूसरी डक्ट के अंदर खुलती है। ये आपको ऐसे यू शेप में ऐसे जाते हुए दिखाई दे रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको स्पर्म डक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्पर्म डक्ट, या हम इसको वास डिफरेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म्स को कैरी करके कहाँ पे ले जाती है, इस नलिका के अंदर ले जाती है। अभी हम इस पे आएंगे, इससे पहले हम देखते हैं, जब ये यहाँ से टर्न हो रही है तो यहाँ पे एक ये स्वेलन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये एम्पुला जैसा रीजन बनाती है, और इसी एम्पुला से दोनों साइड हैं ये, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये एम्पुला जैसा रीजन है, यहाँ पे भी एम्पुला जैसा रीजन है। यहाँ से एक ग्लैंड निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 पेयर ऑफ ग्लैंड निकलती है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। क्या बोलते हैं इसको, सेमिनल वेसाइकल। बड़ी होती है ये इन कंपैरिजन टू अदर ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हम ये इसका मेन काम होता है स्पर्म को एक्टिव करना, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, इसका मेन काम है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद ये नली जो होती है हमारी, जिसको हम पहले यहाँ तक स्पर्म डक्ट बोल रहे थे, इसका नाम बदल जाता है, इसको बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे ये सेमिनल वेसाइकल जुड़ गई है इसके संग, इस स्पर्म डक्ट के संग, तो इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट जाके एक ट्यूब में खुलती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है, हमारी यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को कलेक्ट करने का। क्या काम होता है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिन को कलेक्ट करने का। तो ये यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, और समय समय पर हम इस डक्ट के थ्रू पास करते रहते हैं, और इसी डक्ट में जाके ये इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन हो जाती है इस पोर्शन पे। यहाँ पे ये जो ज्वाइन हो रही है इस डक्ट से, इस डक्ट का नाम होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि ये यूरिन भी पास करती है और जेनाइटल स्पर्म भी पास कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इज इट क्लियर। एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये ज्वाइन हो रही है तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सिंगल ग्लैंड है। जैसे ये सेमिनल वेसाइकल तो हमने देखा था ये पेयर में होती है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिंगल होती है, एक बड़ी सी ग्लैंड होती है, और ये क्या करती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म को। स्पर्म इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, ये क्या कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम देखें तो ये इस रीजन को कवर करती है पूरा। हम जैसे मैंने यहाँ पे तो इसको ट्रांसपेरेंट टाइप दिखा रखा है जिससे आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये क्या करती है, ये पूरा इसको कवर करके रखती है। ऊपर से होती है ये, और पूरा इसको जो पोर्शन है ये दिखाई नहीं देता। ये जॉइंट जो है यहाँ पे, ये जो डक्ट आके जॉइन हो रही है यहाँ पे, ये दिखाई नहीं देती सामने से। ये पूरा इसको क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। एक बड़ी ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। काम क्या है इसका, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को। इसके जस्ट नीचे छोटी छोटी मटर के दाने जैसी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, जो ये सीक्रेशन है इसमें जो हमारा सेमिनल वेसाइकल क्या कर रही है, स्पर्म को एक्टिवेट कर रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और ये क्या कर रही है, कॉपर्स ग्लैंड सीमन प्रोवाइड करती है, सीमन फॉर्मेशन में इसको हेल्प करती है। क्लियर। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो डक्ट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं। कॉमन डक्ट है, इसी के थ्रू स्पर्म क्या होते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार हम दोबारा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 1 पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, टेस्टीज से एक बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम इसको, एपीडिडाइमस। कितना मीटर लंबा होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है, और बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये एपीडिडाइमस एक पतली डक्ट में खुलता है जिसको हम वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वास डिफरेंस यहाँ से टर्न करती हुई आती है, और यहाँ पे एक एम्पुला, एक स्वेलन पोर्शन बनाती है जहाँ से हमें 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल निकलती हुई दिखती हैं।
सेमिनल वेसाइकल निकलने के बाद जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट एक कॉमन ट्यूब में खुलती है जो यूरिन और स्पर्म दोनों को पास करती है। इस कॉमन ट्यूब को हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसके अलावा 3 डिफरेंट ग्लैंड्स भी होती हैं हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसाइकल, सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड 1 पेयर ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, इनका काम होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, नरिशमेंट देना स्पर्म को, और क्या करना, सीमन का फॉर्मेशन करना। इज इट क्लियर? इसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा ये डायग्राम। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है, ओवरी होता है। क्या होता है, ओवरी। 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है। मैंने आधा डायग्राम बनाया क्योंकि यहाँ पे नाम लिखने में थोड़ा क्लियर नहीं होता, तो जैसा इधर की साइड है वैसा इधर की साइड भी डायग्राम आपको बनाना है सेम। तो 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है। ये क्या है, जैसे कि टेस्टिस बॉडी से बाहर होती हैं, लेकिन ये जो फीमेल में ओवरी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। तो फीमेल में पैल्विक रीजन में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये ओवरीज पाई जाती हैं और इनका जो साइज होता है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई में इनका साइज होता है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 5 सेंटीमीटर वाइड। क्लियर? उसके अलावा अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसके अंदर यूट्रस आएगा। ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये यूट्रस है। फैलोपियन ट्यूब, ये जो आपको दिख रही है ट्यूब पूरी, ये फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। और ये पोर्शन जो आपको लास्ट पोर्शन दिख रहा है इसको हम वेजाइना बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स भी होती हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले ये इस स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप अच्छे से इसको समझिएगा। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टीज हैं। ये जो टेस्टीज होती हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में कुछ लिगामेंट्स के थ्रू क्या रहती हैं, एडजस्ट रहती हैं। इसका डायरेक्ट इससे कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जो ये है टेस्टीज वो एब्डोमिनल कैविटी में लिगामेंट के थ्रू अटैच रहती है। ये इधर की साइड ओवेरियन जो हमारी ये यूट्रस है उससे कुछ लिगामेंट से जुड़ी रहती है जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट के नाम से जानते हैं, और इधर की साइड हमारी एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी हुई रहती है। तो इन लिगामेंट की वजह से ये अपनी पोजीशन फिक्स रखती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एग फॉर्मेशन हो रहा है, और एग फॉर्मेशन होने के बाद ये जो एग है ये इस स्ट्रक्चर द्वारा कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है। ठीक है, ये इसके जो आपको ये दिख रहे होंगे ये इरेगुलर स्ट्रक्चर, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फिम्ब्राई बोलते हैं। और फिम्ब्राई से जस्ट ऊपर जो पार्ट है ये कॉनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। और कॉनिकल स्ट्रक्चर से ऊपर ये पोर्शन जो आपको ट्यूब जैसा दिखाई दे रहा है इसको हम एम्पुला बोलते हैं। और इसके बाद ये जो पतली ट्यूब होती है इसको हम इस्थमस बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये हमारी ओवरी 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है, एक इधर और एक इधर। ये किससे जुड़ी रहती है, ये लिगामेंट्स के थ्रू बॉडी कैविटी से जुड़ी रहती है। इधर से जो लिगामेंट्स आते हैं ये ओवरी के द्वारा सपोर्टेड होते हैं, ओवरी इनको सपोर्ट करती है, इसलिए हम इनको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। और इधर की तरफ जो लिगामेंट्स होते हैं ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के संग जुड़े रहते हैं। और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फैलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर। ये पूरा स्ट्रक्चर ये आपको जो दिख रहा है ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 पार्ट्स में बटी रहती है, एम्पुला, इस्थमस एंड फंडिंग। दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं इसके नाम, एम्पुला, इस्थमस एंड फंडिक। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये पूरा ये एम्पुलर रीजन होता है। इस एम्पुलर रीजन में भी जो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और जो लास्ट पोर्शन में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम फिम्ब्री बोलते हैं या फिम्ब्राई बोलते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फिम्ब्री, और ये कॉनिकल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इनफंडिबुलम, और ये एम्पुला का ही पार्ट है इतना। ठीक है, ये पूरा एम्पुला का ही पार्ट है। इसके बाद जो पोर्शन बचता है ये टर्न वाला जो स्ट्रक्चर है इधर, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। एक चीज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एग का फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म से वो इस एम्पुलर रीजन के अंदर ही होता है, तो इसको हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे ये एग रिलीज हुआ यहाँ से ओवरी से, इससे फिम्ब्री द्वारा कैच किया गया,
इनफंडिबुलम के पास जाते हुए यहाँ एम्पुलर रीजन में यहाँ पे पहुँचा, यहीं पे इसका क्या होगा, स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होगा। और इस्थमस रीजन तक आते आते इसमें डिवीज़न शुरू हो जाता है, पहले 2 पार्ट में, फिर 4 पार्ट में, मोरेला स्टेज में, फिर आगे जाके ब्रास्टुला स्टेज में कन्वर्ट होके ये यहाँ पर एम्बेडेड होते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब का 3rd पार्ट क्या है, फंडिक रीजन। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये फंडिक रीजन। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन की बात करेंगे। तो जो हमारी यूट्रस है वो उसकी मेन बॉडी, ये जो आपको दिख रही है यूट्रस की मेन बॉडी, ये 3 लेयर से मिलके बनी होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हम पेरीमेट्रियम बोलते हैं। जो और मिडिल की लेयर आपको ये दिख रही है इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। इसको मायोमेट्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत मस्कुलर होती है। क्या होती है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको मायोमेट्रियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत मस्कुलर होती है। इसके बाद ये जो फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। दोबारा से रिपीट करती हूँ, यूट्रस 3 वॉल लेयर से बना है, पेरीमेट्रियम, उसके बीच में फिर मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है इसलिए इसको मायोमेट्रियम नाम दिया गया है। और जो सबसे अंदर की लेयर दिख रही है आपको, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये बहुत हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में यही लेयर शेड होकर बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है एग का तो एग आकर इसी लेयर के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, यहाँ पे या कहीं और जहाँ भी उसको पोजीशन मिलेगी तो उधर जाके एम्बेडेड होगा, जिसको हम जाइगोट इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। क्लियर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये लेयर शेड हो जाएगी, निकल जाएगी बॉडी से बाहर, जो जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होता है, ये छोटा सा जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम सर्विक्स रीजन बोलते हैं। इसमें 2 वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटे छोटे वॉल लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। उसके बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से अनइवन टाइप होता है। ये इसकी वॉल जो होती हैं अनइवन होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। ये लास्ट पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई थिंक आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरी, और जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसके मेन 3 पार्ट होते हैं, एम्पुला, इस्थमस, फंडिक। एम्पुला रीजन में भी अगर हम देखेंगे तो इसके अलग अलग पोर्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम फिम्ब्री बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, मूवमेंट के थ्रू एग को कैच करना। उसके बाद जो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इनफंडिबुलम, उसके ऊपर ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये एम्पुला पोर्शन है। और ये इस्थमस पोर्शन हो गया जहाँ पे मोरेला स्टेज मिलती है मोस्टली फर्टिलाइजेशन के बाद एग की। और ये हमारा जो रीजन है फंडिक रीजन है। उसके बाद जो पियर शेप ये कॉनिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर, मस्कुलर लेयर, और एंडोमेट्रियम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। यही शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद ये रीजन जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये सर्विक्स हो गया। और ये पोर्शन जो लास्ट पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें कुछ ग्लैंड्स रह गई हैं और हम ओवरी का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। थैंक यू।